तो देखिए यहाँ से ये है हमारा एसएपी का जो लॉग ऑन पैड है, जब लॉग इन करते हैं सिस्टम पे सॉल्यूशन मैनेजर में, तो ये सेम इंफॉर्मेशन आती है जो बाकी सिस्टम्स में भी आता है, बाकी कोई और मेन्यू, अलग मेन्यू नहीं आता। तो यहाँ से हम ट्रांजैक्शन, एक सॉल्यूशन मैनेजर का एक मेन ट्रांजैक्शन है वो हिट करते हैं, वो है सोलमैन अंडरस्कोर सेटअप। ठीक है, इसको हिट करते हैं तो ये एक विंडो ओपन करता है। ये है वो, ये है हमारा एसएपी सॉल्यूशन मैनेजर का सेटअप। तो आबिद, आप जो बोल रहे थे कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे, तो आज हम मैंडेटरी कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम प्रिपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आज के डेट में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीन जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मैंडेटरी कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बगैर यही तीन कॉन्फ़िगरेशन आपको ये स्पेसिफाई करता है कि आपका सॉल्यूशन मैनेजर कैसे काम करेगा और क्या क्या चीजें उसकी रेकमेंडेड है और क्या क्या चीजें आपको करनी होती है। स्टार्टिंग में अगर कोई बंदा नया है तो उसको नो डाउट टाइम लगेगा इस चीज को समझने के लिए, लेकिन इसको मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको कवर कर देता हूँ। तो हम नॉर्मल सी चीजें हम टैब पे क्लिक करते हैं, सिस्टम प्रिपरेशन, ये पहला स्टेप है। ठीक है, देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ वाला किसी ने चार्ट भेजा है, अगर किसी को क्वेश्चन है तो बीच में मुझे पूछ सकता है इंटरप्ट करके, ठीक है ना। ये ये शरद फिर से निकल गए मेरा क्या? मेरा मेरे पास जो फर्स्ट स्क्रीन है वही दिख रहा है, कौन उसका सा दूसरा कोई स्क्रीन है। कौन सा स्क्रीन आपके पास आया है? एसएपी इजी एक्सेस वाला मेनू जो है, यूजर मेनू। ओके, अब बताइए। हाँ हाँ, अब आ गया। ओके, ये जो स्टेप है ये हमने सिस्टम प्रिपरेशन पे क्लिक किया था, उसके बाद ये डिटेल्स हमें आ रही हैं। अब मैं आपको एक चीज बता और देता हूँ। एक बार बैक जाइए। एक मिनट, ये बैक वाला वो एक ही स्क्रीन है, कोई नया स्क्रीन नहीं है। अच्छा, ये सॉल्यूशन मैनेजर अंडर ये सोलमैन देखिए अंडर ये वाला सेटअप जो क्लिक, बोले। हाँ एस सॉल्यूशन मैनेजर सेटअप अगर ओपन करते हैं तो ये वाली स्क्रीन ओपन होती है। ठीक ठीक है। है, तो मैंने क्या किया, मैंने बताया कि ये सिस्टम प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप होता है जब हम सॉल्यूशन मैनेजर को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है। ठीक है, और एक चीज इस स्क्रीन के बारे में आपको बता दूं, इस स्क्रीन में आपको ऊपर सॉल्यूशन मैनेजर का रोल डिफाइन करना होता है, ये मैंडेटरी है। अभी जो है ये प्रोडक्शन सिस्टम है, मैंडेटरी आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कोई भी चेंजेस प्रोडक्शन में नहीं होंगे। अगर डेवलपमेंट आप सिस्टम सेलेक्ट करते तो ये तीनों बॉक्सेस जो होते वो चेक होते। देखिए लिखा भी है, SAP नोट इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड बाय द SAP सॉल्यूशन मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन आर नॉट be performed directly in productive system, but if after all SAP note to be implemented directly in the system instead of being transport, this keep default unchecked, not recommended. तो अगर आपका सॉल्यूशन मैनेजर डेवलपमेंट सिस्टम होगा तो ये और ये भी चेक होगा। ठीक है, प्रोडक्शन है इसलिए चेक नहीं है।
एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं, अगर किसी के पास डेमो सिस्टम होगा या फिर ऑफिस का सिस्टम अगर आप लोग एक्सेस कर सकते हो, देन इट वुड बी फाइन फॉर मी एज वेल कि मैं कुछ लाइव चीजें चेंजेस करके दिखा दूं उसमें। ऑफिस का सिस्टम तो है, कर लेकिन सकते एक्सेस हैं, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। मेजर कुछ चेंज नहीं करे, कुछ R&D ज़्यादा नहीं हो सके तो कर सकते हैं, ओके, नो चलेगा। प्रॉब्लम। तो आज के डिटेल्स में मैं ये देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो यूजर है उसको रीड ओनली एक्सेस है। अच्छा, एक मिनट टाइम दो तो मैं देखता हूँ, एक जस्ट गिव मी अ मोमेंट, राइट। अच्छा, इसको शुरू कर दो, उसके बाद मैं आपको बताऊँ, क्योंकि इसको रीड ओनली है तो कुछ चेंजेस शायद नहीं कर पाएंगे इससे। ओके, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। फर्स्ट स्क्रीन क्लियर हो गया ना, डिफाइंड सिस्टम रोल में क्या है वो। हम्म, देखिए सेकंड वाले जो स्क्रीन है, यहाँ पे क्या चेक करता है कि आपका नॉर्मल सी चीजें, एक चीज मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ये जो स्टेप्स हैं इसका ये टाइप है, यानी ये करना ही करना है मैंडेटरी में। कुछ ऑप्शनल होंगे तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके रिलेटेड नेविगेशन है, उसका एग्जीक्यूशन स्टेटस है, एंड ये उसका डॉक्यूमेंटेशन है। ये डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस कि आपको इस पर्टिकुलर स्टेप में जाके क्या करना है, वो हेल्पिंग डॉक्यूमेंट एसएपी ने प्रोवाइड किया है इस लिंक के थ्रू। ये देख लीजिए, अगर कभी डाउट होता है तो आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं कि सिनारियो में क्या क्या है और क्या क्या चीजें आपको परफॉर्म करनी है, ठीक है। ठीक है। तो हमारा ये चेक करना, ये यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये बोलता है कि चेक एसएलडी कॉन्फ़िगरेशन ऑन जावा। यानी पहली चीज आपको ये देखना है कि मैंने आपको बताया, हालांकि ये लास्ट में बाद में टॉपिक आएगा, कि सॉल्यूशन मैनेजर से सिस्टम्स कनेक्ट करने के लिए आपको बीच में एसएलडी का होना जरूरी है, हम्म, सिस्टम लैंडस्केप डायरेक्टरी। सो वो क्या करता है, वो सिस्टम्स को सॉल्यूशन मैनेजर के थ्रू कनेक्ट करता है। तो सारे सिस्टम्स जो आपके सॉल्यूशन मैनेजर से कनेक्ट होंगे, वो सारे के सारे सिस्टम्स एसएलडी में होने चाहिए, चाहे आप किसी और सिस्टम को एज एसएलडी यूज करें या सॉल्यूशन मैनेजर का लोकल एसएलडी यूज करें। लेकिन जब बड़ा लैंडस्केप होता है तो उसमें सेंट्रल एसएलडी यूज होता है, यानी कि अगर 50 100 100 सिस्टम है तो वो सबसे पहले एसएलडी को कनेक्ट करेगा, फिर एसएलडी सॉल्यूशन मैनेजर को कनेक्ट करेगा, तो डेटा पहले एसएलडी में जाएगा फिर सॉल्यूशन मैनेजर में आएगा, ओके। ठीक है। तो एसएलडी मैंडेटरी है किसी भी केस में। दूसरी चीज, ये इनिशियलाइज और अपडेट SU24 ऑथराइजेशन, ये सिस्टम, ये रोल्स का है, रोल्स एंड ऑथराइजेशन का है। आई होप आप लोग के कंपनी में सबको एक ही देखता है, अलग अलग टीम से? नहीं, एक ही देखता है। ओके, तो SU25 के थ्रू आप लोग PFCG के रोल्स एंड प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हो, राइट। हम्म। तो उसके थ्रू वो करना है। और सॉल्यूशन मैनेजर के रूल्स जो सॉल्यूशन मैनेजर स्पेसिफिक है वो अलग होते हैं बाकी सिस्टम से, वो आगे चल के देखेंगे थोड़ा बहुत। नाउ एक चीज, और ये कुछ हमारी HTTP सर्विसेज होती है जो हमें इनेबल करना होता है, यानी कि SOA मैनेजर है, ये ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे करेंगे तो अब आप वेब प्रो URLs, तो ये आपको परफॉर्म करनी है। उसके लिए मैं आपको ये वाला स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, हाँ जी। सॉल्वेंट सेटअप वाला, ये SOA मैनेजर उसका ट्रांजैक्शन है। उसके लिए ये वाला जो
एसओए मैनेजमेंट, ये देख रहे हैं ना आपको, ठीक है। ये वाला स्क्रीन ओपन होता है। तो इस वाले स्क्रीन में हम सिंप्लीफाइड वेब सर्विस कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। यहाँ से एपीआई सेटिंग्स में जाते हैं, इन तीनों को टिक करके सेव कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी इंटरनल कम्युनिकेशंस होती हैं अब ऐप एंड जावा के बीच में, या फिर एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस होती हैं, वो इन तीनों जो एपीआई ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स से इसके थ्रू वो सेट होती हैं और इसके थ्रू एक्सेसिबल होती हैं। और इस वाले स्टेप में इससे ज्यादा वक्त कुछ नहीं करते हम, बस तीनों को टिक करते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। जस्ट गिव मी सेकंड। ठीक है, तो इसके थ्रू आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट में जाते हैं। तो ठीक है, वेब सर्विस का हो गया। ये भी एस एम, और आप लोग को ये पता है ना SMICM ट्रांजैक्शन? हेलो, SMICM का ट्रांजैक्शन आप लोग को पता है ना? हाँ जी। ओके, यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो HTTP से कनेक्ट करेगा, HTTPS से कनेक्ट करेगा। उसमें हम पोर्ट देते हैं, सर्वर का नेम देते हैं और उसका प्रोटोकॉल देते हैं। ठीक है, आई थिंक ये सभी को पता होगा, राइट? ठीक है जी। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं होता, नॉर्मल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं SMICM अब ऐप में उसको हिट करो और उसके ट्रांजैक्शंस में इसको हम उसमें ऐड करके और ये पोर्ट्स को हम इनेबल करते हैं, ताकि हमारा जब कोई भी एक्सटर्नल एक्सेस हो फ्रॉम वेब यूआई तो वो इस पर्टिकुलर पोर्ट से होकर के गुजरे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्पाउ। जब इंस्टॉलेशन करने के बाद कोई भी स्पाउ के ट्रांजैक्शंस में कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो अपडेट करते हैं, नॉर्मल है, ये सभी सिस्टम्स में होता है। ये बेसिस एक्टिविटीज है। और थर्ड है सपोर्ट बैकबोन अपडेट। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है जनवरी 2020 से कि सॉल्यूशन मैनेजर या कोई भी सिस्टम, अब आप सिस्टम, आपका सिस्टम भी अब सपोर्ट बैकबोन को सपोर्ट कर रहा होगा, राइट? उसकी सेटिंग्स कराई गई होंगी, तो वो इस पर्टिकुलर SAP नोट में जाकर के पढ़ना होगा और उसको कुछ चीजें होती हैं वो कॉन्फ़िगर करनी होती है, ताकि आपका जो सिस्टम है वो सपोर्ट बैकबोन के लिए रेडी हो। पहले जो SAP OSS ट्रांजैक्शन जो चल रहा था ना, अब गोइंग फॉरवर्ड वो चलना बंद हो जाएगा कुछ दिन में। उसकी जगह कुछ सिक्योर चैनल्स क्रिएट होते हैं SM59 के थ्रू, यानी जो RFCs के थ्रू। उसमें वो उसके थ्रू वो कोई भी नोट डाउनलोड होगा या फिर कोई भी आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो उसके डॉक्यूमेंट है SAP नोट 2537133, तो उसमें आप चेक करके कर सकते हो। नेक्स्ट ये देखिए, ये सारे के सारे मैनुअल स्टेप्स हैं।
एक चीज और इस स्क्रीन के बारे में बता दूं, यहाँ पे हेल्प टेक्स्ट है ऊपर, तो अगर इस विंडो को आप क्लिक करोगे तो उसके रिलेटेड जो हेल्प डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको दिखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्क्रीन में आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। इसलिए मैंने उसको अभी बंद रखा है क्योंकि उसकी जरूरत हमें नहीं है। और वहां पे देखिए मैनुअल एक्टिविटीज एंड ये ऑटोमेटिक एक्टिविटीज। तो मैनुअल एक्टिविटीज आपको मैनुअली परफॉर्म करना होता है और इसका स्टेटस भी परफॉर्म करना होता है आप कोई भी स्टेप करने के बाद। बट इन केस ऑफ ऑटोमेटिक आपको जस्ट सबको एग्जीक्यूट ऑल करना है। फर्स्ट टाइम करेंगे तो एग्जीक्यूट ऑल करेंगे, एग्जीक्यूट ऑल करने के बाद जितने भी ऑटोमेटिक स्टेप्स होंगे वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे और उसके रिलेटेड एक बैकग्राउंड जॉब चलेगी। अगर कोई पर्टिकुलर स्टेप आपको करना है तो पहले सिलेक्ट करिए, देन उसको एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। तो इस वाले में क्या होता है कि इस वाले स्टेप में पोस्ट इंस्टॉलेशन ऑन ABAP में ये कुछ चेक्स करता है कि सब कुछ ओके है या नहीं है। और सेकंड वाले में वो प्रोफाइल के वैल्यू चेक करता है जो रेकमेंडेड होते हैं सॉल्यूशन मैनेजर के लिए। तो उसमें अगर कोई डिफरेंस नजर फर्स्ट स्क्रीन नहीं दिख रहा है, फर्स्ट स्क्रीन है। कौन सा स्क्रीन है अभी आपके पास? वही SAP इजी एक्सेस वाला। SAP इजी एक्सेस आपको दिख रहा है क्या अभी? हाँ बताना, आप बता दिए करो अगर आप कोई स्क्रीन में। देखिए फिलहाल हम फर्स्ट स्क्रीन में अभी देख रहे हैं आप लोगों को। हाँ हाँ हमको तो दिख रहा है। ओके, मैं ये कह रहा था कि जो ये ऑटोमेटिक एक्टिविटीज हैं जो अभी आपको दिख रही हैं, ये है ऑटोमेटिक एक्टिविटीज में। ये ऑटोमेटिक एक्टिविटीज में ये सब प्रोफाइल चेक करता है और इंस्टॉलेशन चेक सब कुछ चेक करता है कि सब कुछ एज रिकमेंडेड है या नहीं है। ये रिकमेंडेड चेक करता है। तो अगर सब कुछ ओके होता है तो ये ग्रीन होगा, अगर कोई रेड होता है तो वो बता देगा कि क्या पैरामीटर चेंजेस करने हैं आपको। अच्छा ठीक है, तो ये आपको डिसाइड कर, ये चेक कर लेगा क्या क्या पैरामीटर्स आपको लगाने हैं। एनी डाउट इन दिस स्क्रीन? नहीं। ओके, नेक्स्ट गो टू सेटअप कनेक्शंस टू SAP। इसमें देखिए दो स्टेप्स, एक RFC कनेक्टिविटी, दूसरा सपोर्ट हब कनेक्टिविटी। RFC कनेक्टिविटी टू बी रिमूव्ड। RFC कनेक्टिविटी का यहाँ पर RFC आ नहीं रहा है, बट आप अपने सिस्टम में अगर देखोगे तो यहाँ पर RFCs के कुछ स्टेटस होंगे, 2-4 RFCs यूज होते हैं। वो कुछ नहीं करना होता, वो मैं बता दूंगा SM59 के थ्रू होता है वो। हम ये वाला टॉपिक जो RFC वाला है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन नहीं आ रही है। माइट बी गोइंग फॉरवर्ड ये वाला यूज नहीं होगा पार्ट, गोइंग फॉरवर्ड ये वाला पार्ट यूज नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि माइट भी RFCs के थ्रू ना हो करके सपोर्ट हब कनेक्टिविटी के थ्रू आगे बढ़ेगा। अब सारा का सारा जो कनेक्शंस होता है सॉल्यूशन मैनेजर का, वो ये वाला देखिए सही है। मींस ये SP10 है। मैं आपको बता दूं कि ये SP10 है और SP10 में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो SP8 में अभी तक RFC कनेक्टिविटी यूज होता है, बट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड SP10 में RFC कनेक्टिविटी यूज ना हो। देख लेते हैं एक बार इसका। शरद, आई थिंक शरद भाई डिस्कनेक्ट हो गए। ओके, पूछिए उनसे एक बार। सुधीर सर, बताइए। एक बार जो सेकंड स्टेप्स है एक बार रिवाइज करवा दो कौन सा? ये प्रीरिक्विजिट सेट चेक वाला? हाँ 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 प्रीरिक्विजिट वाला। ओके, तो देखिए पहले वाला फर्स्ट में तो रोल है कि हम क्या अपने सिस्टम
सिस्टम को मेंटेन करना चाहता है, प्रोडक्शन डेवलपमेंट या तो वो वहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि टिक के हिसाब से हम चेक कर लेंगे कि हमारा प्रोडक्शन है या डेवलपमेंट है, वो हम देख लेंगे वहाँ पे। बिल्कुल और सेकंड वाला प्रीरिक्विजिट्स में जैसे आपने बताया एसएलडी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा बिल्कुल जावा और वेब सिस्टम की कनेक्टिविटी के लिए। बिल्कुल। SU24 ऑथराइजेशन का, अब इसमें ऑथराइजेशन का किस हिसाब से आता है, मैं वो जानना चाह रहा था। देखिए क्या है कि ये इनिशियलाइज और ये कुछ नहीं है, आप SU25 जब ओपन करोगे ना तो उसमें आपको कुछ रोल्स होंगे, ये उसके लिए मेजरली होता है जो पहले से 7.1 से 7.2 में शिफ्ट होते हैं। ओके। जब 7.2 आपका पहले से रहेगा तो सारे रोल्स तो ऑटोमेटिक रहेंगे, एक SAP स्टैंडर्ड रोल्स, जी उसका आपको कस्टम बनाना होगा। लेकिन क्या है कि जब 7.1 में रोल्स अलग थे, 7.2 में रोल्स अलग हैं, तो उसको ऑप्टिमाइज करने यानी स्टैंडर्ड रोल जो थोड़े चेंज हो गए उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ये स्क्रीन है। ठीक लेकिन अगर आपका नया सिस्टम है तो उसमें सारे SAP स्टैंडर्ड रोल्स होंगे ही होंगे। जी तो अगर स्टैंडर्ड आपको रोल होंगे तो उसमें ये ग्रीन रहेगा क्या? उसमें मैंडेटरी हमको कुछ करना नहीं होगा? नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको स्टैंडर्ड रोल की जगह आपको कस्टम रोल तो बनाने ही पड़ेंगे उसका असाइन करने के लिए, तो इसको आपको नॉर्मली परफॉर्म्ड में कर देना है। अच्छा ये जो एग्जीक्यूशन स्टेप्स है ना, ये पहले एग्जीक्यूट आता है, उसके बाद यहाँ पर हम इसको परफॉर्म करते। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग जब अगर मैं पहले लास्ट वाले की बात करूँ तो ये नॉट परफॉर्म्ड आता है, राइट। सारे के सारे नॉट परफॉर्म्ड हो गए। जो जो स्टेप्स आप करेंगे उसको ड्रिल डाउन करके परफॉर्म्ड सेट करना है। जैसे परफॉर्म्ड करेंगे यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। अच्छा। ये जो है स्टेटस बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन स्टेटस क्या आप सेट करते हैं वो दिखा रहा है। एक बार नॉट परफॉर्म वाले पे क्लिक कीजिएगा, उसको परफॉर्म करके देखिए क्या आता है। नहीं एक्चुअली जो परफॉर्म नहीं। यूजर है ना उसको चेंज करके ऑथराइजेशन नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। ओके कोई सुनिए सर। मैं इस स्क्रीन को बाद में आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। मैं अभी नहीं तो जब कल सेशन होगा तो मैं ये वाला कैसे एग्जीक्यूशन चेक होता है वो मैं बता दूंगा। ठीक है कोई ठीक इशू है, नहीं है। चलेगा। और नेक्स्ट जो सर्विसेज हैं एक बार इनके बारे में। ओके मैंने आपको बताया, रुकिए आई थिंक वो स्क्रीन मेरे पास होगी नहीं। एक्चुअली ये जब ट्रांजैक्शन SOA मैनेजर जब हम सेट करते ओपन करते हैं ना, यस सर। तो ये स्क्रीन में जाता है। वहां पर सिंप्लीफाइड देखिए आ रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले में जब हम करेंगे, वैसे इसके रिलेटेड मैं रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, जैसे उस दिन भेजा था आज ही भेज दूंगा। जी देखिए यहाँ पर ऑन SOA माने ये ट्रांजैक्शन है हमने जो यूज किया था। ये सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन टैब में जाना है, सिंप्लीफाइड वेब सर्विस कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है और वहां पर API सेटिंग्स टैब में जाना है। वहां पर 3 चेक बॉक्स होते हैं, ठीक है बेसिक ऑथेंटिकेशन, SSO सेटअप एंड एक टिकट वाला। तीनों को सेट करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट मींस उसको सेव कर देते हैं। इतना ही एक्टिविटी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो जो ये हमें स्टेप्स करने होते हैं, जैसे हम कुछ स्टेप्स हमारे जो हमारा नेटवर्क होता है उसमें DDI यूजर से करते हैं, तो ये देखिए ऐसे इसमें तो कुछ नहीं, इस तरह का नहीं कुछ नहीं है ना ये। नहीं ऐसा कुछ सोलमैन नहीं। जो एडमिन आपको सोलमैन एडमिन एक यूजर मिलेगा, आपको क्रिएट करना जी होगा, उस यूजर से सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन होगा ये। ठीक है ओके ठीक है, DDIC ठीक इसमें यूज नहीं करते हैं। ये कोई अच्छा, ये DDIC सोलमैन के एडमिन, बताइए। मैं बोल रहा था कि ये सोलमैन एडमिन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट जैसे DDIC होता है और SAP स्टार होता है उसी इक्विवेलेंट होता है क्या? नहीं 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 नहीं, DDIC और SAP स्टार को SAP सॉल्यूशन मैनेजर के किसी भी फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने का रोल नहीं होता। वो अच्छा कंप्लीटली बेसिस ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है। ठीक है। लेकिन और एक स्टेप में आपको दिखा दूंगा, अभी नहीं, लेकिन सॉल्यूशन मैनेजर में जब सॉल्वमेंट विंडोज को सेटअप जब पहली बार एक्सेस करेंगे ना, तो वहां पर वो यूजर क्रिएट करने के लिए बोलेगा आपको। अच्छा तो वहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर रोल एज अ सॉल्वमेंट अंडरस्कोर एडमिन मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा एंड वो यूजर थ्रू आउट द कॉन्फ़िगरेशन यूज करना होगा। ठीक है सर। ठीक है,
अगर आप लोग के पास अपना सिस्टम होगा, अगर कल के डेट में अगर कोई अपना सिस्टम ला सकता है तो उसमें मैं डायरेक्टली करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट इज वेब सर्विसेज। कुछ नहीं, SMICM के जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो यूज हमें करना है। स्पाउ तो हम हमेशा करते हैं, और सपोर्ट बैकबोन जो होता है वो अब गोइंग फॉरवर्ड सारे के सारे जो अपडेट्स होंगे, चाहे वो आपके पैचेस हों, चाहे SAP नोट्स हो या TCI करेक्शंस हो, सारा का सारा सपोर्ट बैकबोन यूज करेगा। अब पहले की तरह सपोर्ट बैकबोन SM59 के लिए तो काफी हम्म, सपोर्ट बैकबोन कॉन्फ़िगर करने के लिए तो काफी सारा वो है, प्रीरिक्विजिट है और कुछ स्टेप्स है, बिल्कुल मैनुअली वो स्टेप्स। आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो एज पर नोट ये दिया है कि क्या क्या चीजें आपको कंफर्म करनी होती है, क्या क्या चीजें आपको एक्टिवेट, और क्या क्या चीजें, कुछ नोट्स इंप्लीमेंट करने होते हैं, कुछ चैनल्स क्रिएट करने होते हैं। STC01 STC02 से कुछ सपोर्ट हब कनेक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ती है, तो वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये हम लोग करेंगे ना? ये अगर आपका सिस्टम होगा तो दिन मैं कर सकता हूँ, मैं करा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ क्या क्या चीजें आपको करनी है। या फिर आप एक बार इस जो SAP नोट है, नोट डाउन कर लीजिए, 2537133। ठीक है। इस नोट को पहले आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद अगर कुछ डाउट होता है देन पूछिएगा, क्योंकि माइंड में ये लंबा टॉपिक है तो कुछ पार्ट्स इसके कवर ना हो पाए इस सेशन में। कोई नहीं सर, जितना होगा मैक्सिमम कर अपनी साइड से कर लेते। चलेगा। देन नथिंग एल्स। अब ये जो है वो ओनली चेक्स करता है, ऑटोमेटिक एक्टिविटीज है, तो एग्जीक्यूट ऑल करेंगे तो जितने भी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज होती है सब एक साथ हो जाएगा एग्जीक्यूट, और उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो आपको बताएगा। अगर प्रोफाइल पैरामीटर्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो भी बताएगा आपको। और ये पोस्ट इंस्टॉलेशन चेक्स होते हैं ऐप में, वो दिखाएगा कि हाँ सब कुछ ओके है या नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलो मूव टू नेक्स्ट वन। ठीक है, ये हम कर लिए थे RFC कनेक्ट। देखिए क्या बोल रहा है, ये मैं आपको बता रहा था। स्टेप्स प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ एब्सोल्यूट RFC कनेक्शंस, यानी कि 7.2 SP10 से RFC कनेक्शंस यूज नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है सर। सपोर्ट हब कनेक्टिविटी आपको कन्फर्म ये बनाना क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स है ये नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। सपोर्ट हब कनेक्टिविटी में कैसे कैसे और क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, इसका एक ये मैनुअल मतलब सपोर्ट हब कनेक्टिविटी इसी तरह से है कि जैसे हम SAP सपोर्ट टीम से हाँ कनेक्ट करने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अलग से इसमें मतलब सपोर्ट बैकबोन सॉल्वर के वाला जो थ्रू। ऑप्शन है ना, सपोर्ट बैकबोन वाला, जी। वही है ये सपोर्ट हब कनेक्टिविटी। कुछ चैनल्स इसमें क्रिएट होते हैं, कुछ ये आपको प्रॉक्सीज क्रिएट करने पड़ते हैं, सिंक्रोनस एंड इन सिंक्रोनस, उसके थ्रू ओके। ये सारे के सारे डाउनलोड होता है। अच्छा, सपोर्ट बैकबोन क्रिएट करना होगा, फिर उसके बाद ये हब करना होगा, या हब कर लेते हैं तो सपोर्ट बैकबोन करने की जरूरत नहीं है? सपोर्ट बैकबोन के सारे स्टेप्स फॉलो करो, उसके बाद एग्जीक्यूट ऑल करो, ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। अच्छा। ओके। अच्छा। नेक्स्ट इज अप्लाई एसेंशियल्स। देखिए एक SAP का एक सेंट्रल करेक्शन नोट होता है, वो बहुत बड़ा टॉपिक होता है। अप्रोक्सीमेट अगर सही से करो तो कम से कम 3 से 4 घंटा उस नोट को इम्प्लीमेंट करने में लगता है सॉल्यूशन मैनेजर में। ये उसका प्रीरिक्विजिट नोट है, असिस्टेंट है 1668882। तो ये जो आपको नोट इम्प्लीमेंट करने होते हैं सॉल्यूशन मैनेजर सिस्टम में, डेवलपमेंट में, एंड देन उसको इंपोर्ट करना होता है प्रोडक्शन में, और उसके बाद जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा स्टेटस। ओके। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारा अबैप करेक्शंस।
पहले ये नोट असिस्टेंट लगता है, फिर उसके बाद एसएपी का सेंट्रल करेक्शन नोट लगता है एसपी के अकॉर्डिंग। अगर ये SP10 है तो इसमें SP10 का बेसिक फंक्शंस के एसएपी नोट लगा होगा। देखिए ये है 2824396 कलेक्टिव नोट SP10 बेसिक फंक्शंस एसएपी सॉल्यूशन मैनेजर SP10। अभी करंट वर्जन ऑफ एसएपी सिस्टम का जो नोट है वो 6 है और ये इम्प्लीमेंट हुआ है सॉल्यूशन मैनेजर सिस्टम में। जब तक वो इंस्टॉल नहीं होगा, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जैसे इम्प्लीमेंट करके इस पेज को रिफ्रेश करेंगे इसका स्टेटस ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसके बाद जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो यहाँ से बस लास्ट स्टेप कर देते हैं, वो है परफॉर्म नोट पोस्ट प्रोसेसिंग, यानी इस पे क्लिक करेंगे ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट्स आपको ये बड़ा नोट होता है, इसके कुछ सब नोट्स होते हैं। पहले सब नोट्स इम्प्लीमेंट होते हैं, कुछ मैनुअल एक्टिविटीज होती हैं वो करने होते हैं, उसके बाद इस नोट को एग्जीक्यूट करना होता है, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होता है। ये जनरल ये सॉल्यूशन मैनेजर के कुछ, और ये यहाँ पर वो देखते हैं इनिशियली जो हम डाउनलोड करते हैं इम्प्लीमेंट जावा पैचेस, वो देखते हैं कि जावा हमारा कौन से वर्जन पर है। आई थिंक जब इंस्टॉल करते हैं तो वही वर्जन होता है, तो इसको जस्ट परफॉर्म करके आगे बढ़ो, कुछ करना नहीं होता। मतलब सिंपली फॉरवर्ड नेक्स्ट स्टेप दबा देते हैं। बिल्कुल कुछ बिल्कुल, ऐसा उसको नॉट परफॉर्म, जब स्टार्टिंग में नॉट परफॉर्म होता है तो यहाँ पे पहले नॉट परफॉर्म होगा, उसको आपको परफॉर्म करना होगा कि जो भी आपने इम्प्लीमेंट करे हैं जावा पे वो लेटेस्ट ही होगा, राइट, या N-1 होगा, जो भी आपकी ऑफिस की रिकमेंडेशंस होती हैं, तो उसमें नए पैचेस आए नहीं होंगे, तो उसको इसके लिए आपको परफॉर्म करके आगे बढ़ना है, कुछ नहीं करना इसमें चेंजेस। नेक्स्ट इज ओके, ये कुछ स्टैंडर्ड यूजर्स होते हैं जो क्रिएट होते हैं सिस्टम में, सभी सिस्टम्स में, सारे सॉल्यूशन मैनेजर में। ये है SMEFW के यूजर, RCD, LDB, TechADM, TechMSC, SMD, RFC, इंटरनल एक्सटर्नल, सॉल्वेंट BTC। ये जो यूजर है, ये सारे जो यूजर हैं सभी सिस्टम्स यूजर हैं, उसमें बैकग्राउंड जॉब्स इसके थ्रू चलते हैं और इसका अलग अलग रोल होता है। सॉल्वेंट BTC से सारे बैकग्राउंड जॉब्स चलते हैं। SMEFW के यूजर से एक्सट्रैक्टर्स चलते हैं, एक्सट्रैक्टर्स क्या है वो बाद में पता चलेगा। RCD से कुछ नोट या फिर कंटेंट डाउनलोड करने के लिए यूज होता है, ये LMDB के लिए यूज होता है, ये ADM यूजर है। AMSC ऑटोमेशन के लिए यूज होता है कि आपको मैनेज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑटोमेटिक करानी है तो यूज होता है। SMD, RFC के बहुत सारे रोल्स, RFC चेक करने के लिए यूज होता है। और ये यूजर और ये यूजर जो SM इंटर्न WS है, ये वेब सर्विस यूजर है, ये यूज होता है सॉल्यूशन मैनेजर को ABAP से जावा को कनेक्ट करने के लिए। और ये होता है डायग्नोस्टिक एजेंट को कनेक्ट करने के लिए। तो ये स्टैंडर्ड यूजर्स हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं, बस क्रिएट करते हैं जो भी रेकमेंडेड रोल्स होते हैं उस रोल्स को बस अपडेट कर देते हैं। यानी कि आप अगर क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये यूजर क्रिएट होगा, उसका पासवर्ड डालो जो आपको पासवर्ड रखना है, और ये सारे रोल्स उसको असाइन हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट सजेस्ट करेगा कि किस, जैसे बैकग्राउंड वाले को तो कौन से जो रोल देने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ये SMEFW के वालों को इतने सारे रोल्स दे रहा है ना, ये ऑटोमेटिक। जी, अगर मैं SMD RFC को देखूं तो इसको कुछ और रोल्स होंगे, उसको इतने ही रोल होंगे। किसी और को मैं बोलूं खुद ये असाइन कर लेता है, हम लोग को कुछ करना नहीं है। बस यूजर आईडी पासवर्ड आपको डालना, ये पासवर्ड आपको डालना होगा और एग्जीक्यूट करना होगा, तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल वो ऑटोमेटिक उसी पासवर्ड के साथ क्रिएट हो जाएगा।
और सिस्टम यूजर का पासवर्ड जो है वो चेंज नहीं होता जब तक आप मैन्युअली चेंज ना करो, डायलॉग की तरह। अच्छा। ठीक है ना? तो हर का अलग 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 पासवर्ड डालना पड़ेगा या ये इसमें देखो, एक हर एक ही? कंपनी का अपनी रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं। मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो जितने भी स्टैंडर्ड यूजर्स हैं सबका पासवर्ड एक होता है। अच्छा। सबका पासवर्ड एक होता है, ठीक है? कोई अलग अलग पासवर्ड हम यूज नहीं करते, क्योंकि अलग अलग पासवर्ड यूज करोगे तो उसको मेंटेन करना बहुत बड़ा टास्क होगा। हाँ हाँ हाँ। अगर एक पासवर्ड होगा तो एटलीस्ट 2 पासवर्ड होता है। अगर एक पासवर्ड एक्सपायर हो जाए तो दूसरा पासवर्ड क्या यूज करना है, तो यूज करने के लिए और थोड़ा सा इजी एक्सेस के लिए आपको ये मेंटेन करना होता है कि आपको पासवर्ड क्या रखना है। यानी इन फ्यूचर अगर मान लो कि पासवर्ड भूल भी गए तो आपको पता होगा कि यार डिफॉल्ट पासवर्ड तो यही होता है, तो पहले यही ट्राई करें कि चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है। तो जितने भी स्टैंडर्ड यूजर्स होते हैं उसका पासवर्ड एक ही रखो, चाहे कुछ भी रखो। ठीक है। ठीक है, ठीक। चलिए, ये हो गया हमारा सिस्टम प्रिपरेशन का स्क्रीन डाउन। ये है कंप्लीट। सब स्टेप्स जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पे रेटिंग के साथ आपको आ जाता है कि स्टेटस उसका ग्रीन है, रेड है, येलो है, क्या है। नेक्स्ट जाते हैं सिस्टम प्रिपरेशन पर। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको 1.1 में आते हैं। ये क्या है? मैनेज इंपोर्ट ऑफ सीआर कंटेंट। आपको पता है ना कि एसएलडी और एलएमडीबी में एसएपी सीआर कंटेंट इंस्टॉल करना होता है। नहीं सर, इसकी इन्फॉर्मेशन जावा नहीं है। सिस्टम्स को यूज करते हैं आपके लैंडस्केप में। तो जावा सिस्टम्स है लेकिन इतने डीप में नॉलेज नहीं है ओके, इनकी। सॉल्यूशन आप मैनेजर में आपको बता दूं कि एसएपी सीआर कंटेंट और एसएपी सीआईएम, इसका रोल ये होता है कि जो भी कंपोनेंट्स हैं, टेक्निकल कंपोनेंट्स हैं, वो एलएमडीबी यानी सॉल्यूशन मैनेजर में जाने के लिए एसएपी सीआर कंटेंट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एसएपी सीआर कंटेंट आपको एसएलडी सिस्टम में लगता है और एसएलडी ओनली जावा सिस्टम्स के पास होता है। तो यानी कि जितने भी जावा सिस्टम्स होंगे आपके लैंडस्केप में, आपके ऑफिस में, अगर उसको सॉल्यूशन मैनेजर से कनेक्ट करना है और प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है तो उसमें एसएलडी में ये एसएपी सीआर कंटेंट अपडेट करना मैंडेटरी होता है। उसके कुछ नोट्स हैं, आप अगर देखना चाहें तो 2771740 आप देख सकते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। लेकिन एसएपी सीआर कंटेंट अपडेट होता है लैंडस्केप डायरेक्टरी में। ठीक है, यहाँ पर 7.2 SP10 में कुछ नए फीचर्स हैं जरूर आए हैं। लाइक देखिए, ऑटोमेटिक इंपोर्ट टू इनटू एलएमडीबी, मैनुअल अपलोड इनटू एलएमडीबी, तो ये चीजें कुछ नई आई हैं। इंपोर्ट मैनुअल अपलोड इनटू एसएलडी, तो एसएलडी में आपको या फिर आ रहा है ऑटोमेटिक इंपोर्ट इनटू एसएलडी। तो ये कुछ ऑप्शंस नए आए हैं, कुछ चीजें ऑटोमेट करी हैं इन्होंने। तो एसएपी सीआर कंटेंट सॉल्यूशन मैनेजर और मैनेज सिस्टम दोनों के लिए मैंडेटरी होता है, बस इतने याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि एसएलडी के कनेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर ये एसएलडी का आपका कनेक्शन बना है सॉल्यूशन मैनेजर से, ताकि मान लो कि अगर आपको कोई सेंट्रल एसएलडी है उसे सॉल्यूशन मैनेजर के बीच में कनेक्शन होने चाहिए, तभी वो कम्युनिकेट करके डेटा पुल एंड पुश करेगा। तो यहाँ पर ये कनेक्शन बना है, तो क्रिएट न्यू कनेक्शन SM59 से बना है, हालांकि यही से बन जाता है ये। और ये वो यूजर है जो यूज होगा डेटा पुल पुश करने के लिए एसएलडी टू एलएमडीबी। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो कुछ चीजें
देखो मैंने उस पर क्लिक करा, अभी स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी जी क्या दिख रहा है? SM59 का जो RFC वो क्या है वो है। RFC वाला स्क्रीन है, हाँ, बिल्कुल जिससे बिल्कुल RFC बिल्कुल, क्रिएट करते फाइन। तो मैंने जो वहां पर एक RFC था ना, LMDB सिंक डेस्ट 1 वाला, उस पे मैंने क्लिक करा तो इस स्क्रीन पे मुझे लेकर आया, वहां से क्रिएट हुआ है। और इसमें क्या है, आपका नेम दिया है, जो LMDB का जो नेम है RFC का वो है, टाइप ऑफ कनेक्शन दिया है, एंड ये सर्वर दिया है जो आपके SLD का है, ये उसका पोर्ट दिया है, और ये उसका प्रीफिक्स दिया है। लॉगिन सिक्योरिटी में क्या होगा, जो यूजर वहां पे दिखाते हैं SLD API यूजर वो है, एंड उसका पासवर्ड सेव है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और इसका कनेक्शन टेस्ट करना चाहेंगे आप, ये सक्सेसफुल है, 200 आ गया, इसका मतलब कि ओके है। ठीक है, थिंक वापस मुझे जाना पड़ेगा। शेयर फाइन, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट LMDB सिंक्रोनाइजेशन। जब SLD की एंट्री आप पुल कर देते हैं तो यहाँ पे SLD का ये सिंक्रोनाइजेशन सेटअप करते हैं अब कॉन्फ़िगर LMDB ऑब्जेक्ट सर्वर करके। उसमें क्या क्या देते हैं, उसमें डिटेल्स कुछ देते हैं इसकी, उसमें सर्वर नेम देते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं, एंड उसको सेव करते हैं। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट्स अभी यहाँ पे तो नहीं दिखा सकता कि क्या क्या, ये एडिट में नहीं जा सकता, बट ये है कि उसका कॉन्फ़िगर LMDB सर्वर पे क्लिक करते हैं, इसकी ये डिटेल्स डालते हैं, और इसका जो नेम स्पेस होता है वो एक्टिव होता है। ओके। तो और इसमें जैसे ये जैसे हम लेते हैं सिक्योर्ड पोर्ट हो या अनसिक्योर्ड, जैसे HTTPS या HTTP, तो इसमें कुछ मतलब फिक्स है कि हमें इसके साथ ये सिक्योर कनेक्शन लेना है या नहीं लेना है, कुछ इस तरह से तो नहीं है? देखिए सिंपल चीज, अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको थ्रू आउट द लैंडस्केप आपको सिक्योर कनेक्शन ले जाने हैं, सिक्योर कनेक्शन यूज करने, तो बेशक करिए। उसके रिलेटेड पोर्ट्स आपके एक दूसरे को लैंडस्केप में ओपन होने चाहिए, फायरवॉल पोर्ट। ठीक है। तो वो डिपेंड ऑफिस पे करता है, ऑर्गेनाइजेशन पे करता है कि आपको सिक्योर पोर्ट रखना है, HTTP रखना है, HTTPS रखना है। लेकिन जो भी रखना है वो थ्रू आउट द लैंडस्केप रखना है। लेकिन 7.2 में सपोर्ट बैकबोन जो आपका है वो जी। रेकमेंड करता है कि आप HTTPS पोर्ट थ्रू आउट द लैंडस्केप रखें। ओके। तो रिकमेंडेशन है ये। ओके, SAP की साइड से रिकमेंडेशन है कि सिक्योर पोर्ट रखना है, लेकिन बट कोई हार्ड एंड फिक्स ये नहीं है, नहीं, हार्ड रूल हार्ड नहीं एंड है कि फर्स्ट आपको ऐसा नहीं है कि आपको वही रखना है, लेकिन अगर जी। रखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि दोनों में तो बस SSL का डिफरेंस होता है कि SSL कॉन्फ़िगर करने होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब आप फर्स्ट टाइम सेटअप करोगे तो ये टाइम लेगा सिंक होने में। ठीक है। सिंक हो जाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीमेंटल सिंक्रोनाइजेशन एक्टिव, यानी कि जो जो एडॉक बेसिस पे चेंजेस होते रहेंगे वो LMDB में आता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट LMDB कंटेंट चेक। देखिए LMDB में अगर सारे सिस्टम्स आ गए तो उसमें आपको, अब ऐप पे तो हम काम कर रहे हैं, जावा को हमें असाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर जावा उसने टाइप किया और सेव करके एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि अब पता चल गया कि सॉल्यूशन मैनेजर का अबैप जो सिस्टम है वो है A4H और जावा सर्वर है J2E। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ HTTP कनेक्टिविटी हम सिक्योर करते हैं ताकि अबैप और जावा के बीच में कनेक्शन रहे और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए कनेक्शन रहे। तो नॉर्मली जो यूज होता है वो ये ऊपर वाला जो है, ये देखो, ये सबके लिए यूज होता है। जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है वो यूज हो रहा है,
ठीक और ये है हमारा अबैप एंड जावा के बीच में कनेक्शन के लिए यूज हो रहा है। और टेस्ट कनेक्टिविटी करोगे तो सेव होगा, मतलब ये बताएगा कि एवरीथिंग इज ओके। और यहाँ पे देखिए अबैप मैसेज सर्वर ये है, जावा मैसेज सर्वर ये है, ठीक है। तो ये ओनली कनेक्टिविटी चेक करता है कि कौन से कनेक्टिविटी क्या है, और इस बेस्ड ऑन दिस आपके सारे जो यूआरएल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। आगे बताता हूँ मैं। ये है, अच्छा कोई इस टेबल को जानता है क्या, HTTP URL लॉक? ओके, ये ऑटोमेटिक एक्टिविटी से ऊपर देख सकते हैं आप, बस आपको एग्जीक्यूट करना है और छोड़ देना, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन मैनेजर का सेटअप करना है ये ऑटोमेटिक कर देगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने यूआरएल जनरेट करने होंगे ये खुद कर देगा, जावा प्रीरिक्विजिट चेक कर लेगा, लॉजिकल पोर्ट चेक कर लेगा, आरएफसी चेक कर लेगा, वेब एडमिन चेक कर लेगा, दोनों के बीच में सिंगल साइन ऑन क्रिएट कर लेगा। मेंटेनेंस मोड इनेबल तो होगा नहीं, वो अगर होगा तो वो ऑफ कर देगा, और जावा को अपग्रेड करेगा ये इंटरनल सिस्टम में। तो इसमें आपको कोई मैनुअल चीजें नहीं करनी होती है, ठीक है। अब यहां से जो आप यहां पर करेंगे बेस्ड ऑन दैट, यहाँ पर डायग्नोस्टिक एजेंट का जो यूआरएल होगा होता है 7.2 में, वो ऑलवेज जावा से जनरेट होता है। अब ऐप में पहले 7.1 में ये अब ऐप से जनरेट होता था, बट अब ये जावा से जनरेट होता है। अगर देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करते हैं, मैनेज ऑब्जेक्ट, न्यू शेयर, ये वाला स्क्रीन है ना, फाइन। ये है हमारा जावा का स्क्रीन, जो अब ऐप जो एडमिन जो डायग्नोस्टिक एजेंट होता है DAA जिसको आप लोग कहते हो, उसका ये एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सर्वर नेम है, सॉरी ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है, ये सर्वर नेम है, उसमें SP 720 मीन्स 7 SP 7.2 सोल्यूशन है, 7.2 SP 10, उसके बाद ये LM सर्विस का पैच है। तो ये, और यहाँ पे देखिए ऊपर दिख रहा है कितने एजेंट्स ऑफलाइन है और कितने ऑनलाइन है, ठीक है। चलो, लेकिन इसमें तो सबका स्टेटस ग्रीन ही दिखा रखा है ना, स्टेटस सबका ग्रीन दिखा रहा है, ऑफलाइन कहाँ पे शो होंगे? देखिए मैंने क्या किया, नोट कर दिया, ऑफलाइन पे सिलेक्ट कर दो, आ गया ना ऑफलाइन जितने सारे हैं। ओके, फिल्टर लगा हुआ था। बिल्कुल, फिल्टर लगा हुआ नहीं था, फिल्टर हमने लगाया था, ऑफ फिल्टर लगा, सॉरी फिल्टर लगा हुआ था, अभी जाके सही हुआ। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है। चलो नेक्स्ट यू कैन गो टू दिस स्क्रीन। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन मैनेजर में एक BW सिस्टम स्पेसिफाई करना होता है। तो अभी जो स्टैंडर्ड SAP बोलता है कि आपका 001 को आप BW भी रखो एंड आप सेम को एज अ प्रोडक्शन क्लाइंट भी रखो, इसमें दोनों में सेम ही होगा, 001 क्लाइंट ही होगा आपका। देखो क्या आ रहा है, यूज SAP स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैनेजर फॉर BW एनवायरनमेंट, मींस कि दोनों 001 क्लाइंट जो है वो प्रोडक्शन भी है एंड वो आपका BW क्लाइंट भी है। इसमें कुछ नहीं करना, बस सेव करके आगे बढ़ना है। BW क्लाइंट और प्रोडक्शन क्लाइंट दोनों एक ही अलग है, अलग चीजें हैं।
देखो सॉल्यूशन मैनेजर में BW अलग है होता है, बाकी सर्वर्स में बाकी बेसिस वैसिस में नहीं होता। BW जो सर्वर्स होते हैं उसमें BW क्लाइंट होता है, राइट। लेकिन सॉल्यूशन मैनेजर में जब मॉनिटरिंग करते हैं उसका डेटा कहीं स्टोर होना चाहिए ना, तो BW क्यूब्स में होता है। अब BW क्यूब्स तभी होगा जब आपके पास BW सिस्टम होगा। तो सॉल्यूशन मैनेजर जो कॉम्बिनेशन है वो CRM का भी है, BW का भी है और सॉल्यूशन मैनेजर का भी है, यानी अबाप बेसिस का। ठीक है। तो उसका BW सिस्टम खुद होता है, वो उसका क्लाइंट है 001। तो इसमें हमने 001 को BW भी यूज कर रहे हैं और एज ए प्रोडक्शन क्लाइंट भी यूज कर रहे हैं, यानी सेम, कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ये है उसके यूजर्स, BW के यूजर्स होते हैं जो यहाँ पे भी आपको स्टैंडर्ड रोल्स, ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगर करना पड़ता है विथ गिवन रोल्स। उसको एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, अलग अलग रोल्स होते हैं, उस रोल के थ्रू इसको यूजर को क्रिएट करना होता है 001 क्लाइंट में। अब आ रहा है इनेबल BW सेटिंग्स। तो आई थिंक ये एग्जीक्यूट ऑल है, ये ऑटोमेटिक स्टेप्स हैं, तो इसमें कुछ मैनुअली करना नहीं होता है, बस एग्जीक्यूट ऑल कर देते हैं। अगर सब कुछ होकर रहा तो ये ग्रीन हो जाता है। आई थिंक अभी तक जो भी हमने स्टैंडर्ड किया है, तो इसमें RFC जो क्रिएट करना होता है खुद करता है, BW सेटिंग्स खुद करता है, BW सोर्स सिस्टम को एक्टिवेट खुद करता है। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओनली हमें ये एक्टिवेट करने की जरूरत है, जस्ट एग्जीक्यूट ऑल। ये है हमारा वाइले इंटरस्कोप। आपके लैंडस्केप में कहीं वाइले इंटरस्कोप है क्या? सॉल्यूशन मैनेजर का एक बेसिक पार्ट है आपके सिस्टम में, आपके लैंडस्केप में वाइले इंटरस्कोप होने चाहिए अगर आप सिस्टम्स को प्रॉपर मॉनिटर करना चाहें तो। और जावा के लिए तो चाहिए ही चाहिए। अब आपके लिए भी चाहिए होता है, बट जावा के लिए तो मैंडेटरी है, बगैर उसके मॉनिटर नहीं हो सकता। ये शीट भेजता है ना अपनी साइड से फिर सोलमैन की, क्या? एक सीट सी बना, सॉल्यूशन मैनेजर जो मॉनिटरिंग करता है, तो एसएपी की साइड से एक शीट आती है कि आपके ये रिकमेंडेड सेटिंग है, यहाँ पे ये गलत है, वो तो नहीं कह रहे आप? वो नहीं, ये वाइली इंटरस्कोप है, ये अलग है। मैं ये बता रहा हूँ कि वाइली इंटरस्कोप का आप लोगों ने नाम आई एम श्योर सुना होगा। ये वाइले इंटरस्कोप होता है जो आपको मॉनिटरिंग के लिए डायग्नोस्टिक एजेंट के थ्रू कनेक्ट, डायग्नोस्टिक एजेंट अपने आप कनेक्ट नहीं होता, वो वाइली के थ्रू कनेक्ट होता है। और इसका मैं सिग्निफिकेंट बताऊंगा कहाँ पर आपको डालने हैं। तो ये आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अलग से। इसके बाद ये मैंडेटरी नहीं है। इसमें ये आपको टेक्निकल अपग्रेड्स कुछ करना है तो आई थिंक ये हम इनिशियली छोड़ देते हैं, हम कुछ नहीं करते, बस लास्ट वाले को हम एक्सिक्यूट करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक वाइबेस क्रिएट कर लेता है। तो इसमें कुछ मैंडेटरी मींस इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये ओनली रिपोर्ट है। जो प्रोडक्ट अपग्रेड ऑटोमेटिक ना हो तो कुछ चीजें उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में देख के कर लीजिएगा अगर करना होगा तो, बट आई डोंट थिंक इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है। ये CRM का बेसिक्स है जो ऊपर दिख रहा है, कॉन्फ़िगर CRM बेसिक्स। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम प्रिपरेशन। यहाँ पर ये वो सारे सर्विसेज जो आपको इनेबल करनी होती हैं, गेटवे सर्विसेज, तो आपको एग्जीक्यूट जब एक्टिवेट पे क्रिएट करेंगे तो ये आपसे जो नॉर्मल सिस्टम, जो डेवलपमेंट सिस्टम होता है, वो आपसे ट्रांसपोर्ट मांगेगा। तो आपको एक कस्टमाइजिंग ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा और उसके बाद ये सबको एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट कर देगा जो भी लिंक्स होते हैं, जो भी उसका गेटवे होता है, जो भी उसके लाइब्रेरीज होती हैं, सब ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होकर सबको एक्टिवेट कर देता है। क्योंकि नहीं तो मैनुअली आपको 1 by 1 करना पड़ेगा अलग किसी और ट्रांजैक्शन में जा करके। लेकिन बेटर होगा कि यहाँ पर आप इसको सबको एक साथ एक्टिवेट कर दो, यानी कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ जितनी भी सर्विसेज मैंडेटरी हैं जो जिसकी वजह से काम नहीं चल सकता,
वो आपका ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें सारी फंक्शनैलिटीज हैं जो सॉल्यूशन मैनेजर सपोर्ट करता है। उसका गेटवे इनेबल करने के ऊपर नाम ही है, इनेबल गेटवे सर्विसेज, यानी गेटवे की सारी सर्विसेज वो इनेबल करेगा ऑटोमेटिक। और ये है आपका लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिक प्रिपरेशन, सॉरी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी मैक्सिमम इसमें मैनुअल स्टेप्स नहीं है, ऑटोमेटिक एक स्टेप्स है। ये फर्स्ट वाला तो टोटली ऑटोमेटिक है, इसमें कुछ करना ही होते हैं, चाहे पहली बार करे, चाहे अपग्रेड करे, चाहे कुछ भी करे, इसको एग्जीक्यूट ऑल करो। तो SDCC एंड RFCs अपडेट होता है, एक्सट्रैक्टर फ्रेमवर्क सेटअप करता है, पेज लिस्ट एक्टिवेट होता है, ये सारे के सारे जो भी चीजें हैं। देखिए यहाँ पर BW कंटेंट फॉर रूट कॉज एनालिसिस, RCA मीन्स रूट कॉज एनालिसिस, यानी कि जो जो रूट कॉज एनालिसिस के लिए BW का एक्टिवेशन होगा वो करना पड़ेगा आपको। और एक चीज, इसको मीन्स इस पूरे एक्टिविटी को रन करने से पहले आपको अपने सिस्टम को ओपन रखना पड़ेगा, यानी क्लाइंट ओपन रखना होगा और AC06 से जाकर के वो मॉडिफाइबल होना चाहिए। उसके बाद ये स्टेप्स सारे ग्रीन होते हैं। तो ये ऑटोमेटिक स्टेप्स है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं होता। और ये है आपके जॉब्स जो शेड्यूल करने होते हैं। तो प्रोडक्शन में आप सबको सिलेक्ट करो और शेड्यूल एज अ प्लान करो, इसमें कुछ नहीं करना होता। जो जो स्टैंडर्ड जॉब्स होती हैं सॉल्यूशन मैनेजर को यूज करने के लिए, वो सारे जॉब्स इसमें लिस्टेड होती हैं, बस आपको एग्जीक्यूट करना है, यानी शेड्यूल करना है, वो ऑटोमेटिक उसको एक्टिवेट कर देगा। कुछ नई चीजें उसमें है नहीं। दो चीजें आपको मैं बता दूं जो सॉल्यूशन मैनेजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक ये जॉब है EFW के रिसोर्स मैनेजर, जो कि एवरी मिनट रन करता है, और ये 60 सेकंड से ज़्यादा रन नहीं होता है आइडियल केसेस में। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंडस्केप बहुत बड़ा है तब 60 से 90 सेकंड्स कभी कभी चलता है, नहीं तो 60 सेकंड्स के अंदर ये फिनिश होता है जॉब। और एक और है SAP अलर्ट कैलकुलेशन इंजन, ये भी एवरी मिनट चलता है और एवरी मिनट ये फिनिश होता है। अगर ये दोनों जॉब्स प्रॉपर चल रही हैं तो आपका सॉल्यूशन मैनेजर चल रहा है, अदरवाइज दोनों में से कोई भी एक जॉब चाहे बंद हो जाए, चाहे लॉन्ग रनिंग हो, सॉल्यूशन मैनेजर की मॉनिटरिंग बंद हो जाती है। ठीक है। सो SAP अलर्ट कैलकुलेशन इंजन एंड EFW के रिसोर्स मैनेजर, ये दोनों जॉब में बहुत क्रिटिकल जॉब्स हैं सॉल्यूशन मैनेजर के केस में। नेक्स्ट, ये कुछ मैनुअल स्टेप्स हैं जो कि करने होते हैं। बिजनेस पार्टनर अगर आपको क्रिएट करना है तो इसके थ्रू करना होगा। रैपिड कंटेंट डिलीवरी, अगर डाउन आप चाहते हो कि कंटेंट ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए बट इतना ये सिक्योर नहीं होता, तो वो करना होगा। आप अगर नया सिस्टम करते हैं तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स एंड सेशंस नहीं होंगे। सर्विस कंटेंट अपडेट, ये चीज़ें यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट से उसके थ्रू आप फॉलो कर सकते हैं, और ये ज़्यादा मैंडेटरी नहीं होता है। रिमोट कनेक्शन और R3 कनेक्शन ये जब चाहिए होगा तब एक ये ज़रूरी होता है एंड ये ज़रूरी होता है, ये दोनों करना ज़रूरी है आप लोगों को। तो इसमें कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसमें एक ये नोट दे रहा है, इस नोट के थ्रू हाउ टू रीऑर्गेनाइज द सॉल्यूशन मैनेजर, वो सारा के सारा चीज़ है, बट कुछ नहीं है, वो केवल दो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के थ्रू रन हो जाता है। और यहाँ पर आपको बेसिक डायलॉग्स यूजर जो सॉल्यूशन मैनेजर में चाहिए वो क्रिएट होता है यहाँ से। ये एडमिन है, SAP सपोर्ट है, SAP सर्विस है, और ये है आपका डिस्प्ले यूजर।
इसके अलग अलग रोल्स होते हैं, नॉर्मल सी चीज। सेम वे में जैसे आपने पहले करा था उसको इसी वे में जाके यहाँ पे रोल्स आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है। जब अगली बार, जब सेकंड टाइम जब अपग्रेड करेंगे तो ये यूजर्स, ये रोल्स तो पहले से ही होंगे, यूजर्स और रोल, तो उसमें आपको जस्ट चेक करना है। चेक करने के बाद ये ऑटोमेटिक स्टेप्स बता देगा कि जो यूजर है उसका स्टेटस क्या है, ग्रीन है या कुछ रोल उसमें ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, क्या है। दूसरी चीज ये अभी रेड होने, ये बताइए। ठीक है, यही रेट का ही बात हो। रेड होने का रीजन ये है कि देखिए यहाँ पर क्या है, यूजर इज लॉक्ड। इस सिस्टम में ये जो यूजर है वो लॉक्ड है, इसलिए ये रेड आ रहा है। अगर अनलॉक हो जाएगा तो सभी सभी ग्रीन हो जाएंगे। यहाँ पर स्टेटस बता देगा आपको कि यूजर का क्या स्टेटस है। और रिफ्रेश डेटा ये बता रहे हैं 9/5 यानी आज का हुआ। तो आज जब हमने चेक करा तो इसको लॉक मिला। तो ये है टोटल 3 स्टेप्स, और ये 3 स्टेप करने में आपको 2 दिन का टाइम लगता है। ये जो 3 स्टेप मैंने आपको बताया, ये करने में अगर नया कोई यूजर होगा जिसको पता ही नहीं है तो उसको तो 10 दिन भी लग जाएंगे, लेकिन जो जानता रहेगा उसको 2 दिन लगता है कम से कम। क्योंकि जो नोट इम्प्लीमेंट करना है, जो 2 नोट पहले इम्प्लीमेंट करने हैं, वो सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, करीब करीब 1 दिन लेता है वो, ठीक है। तो ये है हमारे आज के 3 मैंडेटरी स्टेप्स जो हमने आज कवर किए। तो आई होप कि आप लोगों इस चीज को